हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022 सेट 4। तो पहले 3 सेट हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके, अपलोड कर चुके। आज की क्लास में हम लोग सेट 4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास को शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं नबार्ड ग्रेड ए 2021 40 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस के साथ एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमने यहाँ डिलीवर किया। तो इस साल भी हम चाहेंगे कि आपकी और हमारी मेहनत को मिलाकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम यहाँ पर आपके साथ मिलकर डिलीवर करें। स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंक्लूड किया गया, उसका आप एक 7 डेज़ का ट्रायल ज्वाइन करके देख सकते हो। अगर आपको ये सूट करता है, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे या फिर जो इस क्लासेस की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जाके एक बार ट्रायल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिनव जोशी। 4 साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। पहले न्यूज़ करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आज की फर्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे। इस एनिमल स्पीशी की इम्पोर्टेंस, इनका एक्सटिंक्शन को खतरा, इनका नंबर दुनिया में कहाँ है, ये स्पीशी कहाँ रहती है, क्या खाती है, सबके बारे में अवेयरनेस फैलाना ही मेन मोटिव है वर्ल्ड एलिफेंट डे का। थोड़ा और समझते हैं तो एलिफेंट पॉपुलेशन अगर हम देखें तो पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई, इसमें कमी आई है। बहुत सारे रीज़न है। शिकार किया जाता है इनका, कई बार इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते हैं, मतलब जो बिजली के झटके लग जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स बहुत सारे, कई बार इंसान इनको पॉइजन है किसी और तरीके से मार देता है। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से एलिफेंट्स का नंबर कम होता जा रहा है। अगर देखें तो अभी दुनिया में 50 से 60 हज़ार आपको एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे, जिसमें 60% से ज़्यादा जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो इंडिया में देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि एक एनिमल स्पीशी डिपेंड करती है, मतलब उसका नंबर इतना ज़्यादा है इंडिया में, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे इसका जो कैंपेन है 2012 में शुरू किया गया कि ऐसा एक दिन होना चाहिए दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अगर हम देखें एलिफेंट की बेसिकली जो 3 स्पीशी जो एंडेंजर्ड भी हैं वो है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड और एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड। ठीक है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उनकी रेड लिस्ट आती है, उसमें एनिमल प्लांट्स, बर्ड्स, फिश जो भी एंडेंजर जो ख़त्म हो सकते हैं दुनिया में, उनके बारे में यहाँ पर आपका डाटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी आपको पता है प्रोजेक्ट एलिफेंट काम करता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में बताता हूँ। इसको लॉन्च किया गया था 1981-1982 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स अपने अपने लेवल पे करती है, फाइनेंसिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है, और इसका मेन मोटिव है कंट्री में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना। कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ पर आपको एलिफेंट्स का सबसे बड़ा नंबर मिलेगा। उसके अलावा असम और केरला सेकंड और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर आपको एलिफेंट का देखने को मिल जाएगा। तो IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में एनिमल, बर्ड, प्लांट, फिश स्पीसी सबकी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, जो एंडेंजर्ड है, ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं उनके लिए तो ये लोग ज़्यादा काम करते हैं। हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड के एक शहर ग्लैंड में। ठीक है, फाउंड किया गया था 1948। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सिंपली वर्ड एलिफेंट डे पूछा जा सकता है, IUCN पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की कितनी % एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकेंड न्यूज़, तो फिर से रामसर साइट्स ऐड हुई है, मतलब पिछले अगर आप देखो 2-3 हफ्तों में तीसरी बार ऐसा हुआ। तो आज से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले इंडिया में 5 रामसर साइट्स ऐड हुई थी, उसके फिर कुछ दिन बाद 10 और ऐड हुई, और अब रिसेंटली 11। तो अब टोटल नंबर कितना पहुंच चुका है? 75। तो 75 साल इंडिपेंडेंस के, उससे बिल्कुल इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो 11 मोर इंडियन वेटलैंड्स को स्टेटस मिल चुका है रामसर साइट्स का। इनको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक है, तो इंडिया ने रिसेंटली ऐड करी 11 और वेटलैंड्स रामसर साइट्स की लिस्ट में, और अब टोटल हो गए 75। तो इंडिया में अब टोटल कितनी रामसर साइट्स है? 75। जो कितना एरिया कवर कर रही है? 13 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा का। ठीक है, तो रामसर साइट होता है क्या? जैसे एक वेटलैंड है। वेटलैंड आपको पता है जैसे जहाँ पानी है, प्लांट्स, मैनग्रोव पेड़ वगैरह हैं, और जैसे काफ़ी सॉइल है, जैसे स्लशी सी सॉइल है। ठीक है, इसमें पानी बहुत गहरा नहीं होना चाहिए वेटलैंड में। तो ये जो वेटलैंड्स है, अगर इसको आप रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज करवा लो तो ये बन जाता है रामसर साइट। और रामसर कन्वेंशन काम करती है दुनिया के वेटलैंड्स को बचाने के लिए। ठीक है, दुनिया में वेटलैंड्स खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो रिसेंटली जो 11 और ऐड किए गए उसमें से 4 तमिलनाडु की साइट्स है, 3 उड़ीसा की है, 2 जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और 1 मध्य प्रदेश, 1 महाराष्ट्र। ठीक है, जो आज से ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले 5 ऐड हुई थी, उनमें से 3
तमिलनाडु में थी, एक शायद एमपी की थी, एक मिजोरम की थी। उसके बाद जो 10 ऐड हुई उसमें से 6 तमिलनाडु की थी और फिर बाकी गोवा महाराष्ट्र सबकी थी। और अभी भी आप देखो तो 4 तमिलनाडु, तो 6 + 3 9 और 4, तो पिछले ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों में 13 वेटलैंड्स सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के ही बन चुके हैं रामसर साइट्स। ठीक है, तो अगर देखें 1982 से 2013 तक तो टोटल 26 इंडियन साइट्स को रामसर साइट का स्टेटस मिला था। फिर 2014 से 2022 के बीच में 49, ठीक है, 49 साइट्स को रामसर साइट का स्टेटस मिला। सिर्फ इसी साल में टोटल 28 साइट्स को रामसर साइट का स्टेटस दिया गया। ठीक है, तो रिसेंटली जो 11 वेटलैंड्स को रामसर साइट बनाया गया, आप देख सकते हो उनके नाम पूरे लिखे हुए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना या फिर PDF वगैरह से भी आप ले सकते हो, पूरी लिस्ट मैंने लगाई हुई है। उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु 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 तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू। ठीक है, वो सारे वेटलैंड्स के नाम लिखे जिनको रिसेंटली रामसर साइट का स्टेटस दे दिया गया। रामसर कन्वेंशन तो मैं आपको बता ही दिया था, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को लेकर आया था इस कन्वेंशन को 1971 में। साइन किया गया था ईरान के एक शहर रामसर में और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रामसर कन्वेंशन के बारे में, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल अब कितनी होगी। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कितनी ऐड हुई थी। तो इस तरह से बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी इसके बारे में अनाउंस किया कि 11 और वेटलैंड्स को रामसर साइट का स्टेटस मिल चुका है। अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स हो चुकी हैं 75। ठीक है, यहाँ पर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली डेडिकेट किया एक 2G एथेनॉल प्लांट, पानीपत में इसको लगाया गया और पूरी कंट्री को डेडिकेट कर दिया गया। देखो एथेनॉल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो एथेनॉल की ना हम ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल के साथ। तो जैसे मान लो पेट्रोल चाहिए कंट्री को 100 लीटर, तो हमने बाहर से मंगवाया तो काफ़ी पैसा देना पड़ गया। पर हम ये भी कर सकते हैं कि 90 लीटर पेट्रोल यूज़ करें और उसमें 10 लीटर एथेनॉल डाल दें। एथेनॉल तो हमारे यहाँ पर ही बन रहा है, आगे जाके सिर्फ 80 लीटर पेट्रोल बाहर से मंगाए, 20 लीटर उसमें एथेनॉल डाल दें, तो ये किया जा सकता है। और जो हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल यूज़ करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इंजन बिल्कुल ठीक काम करता है। ठीक है, समझ लेते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा और। तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया एक 2G एथेनॉल प्लांट टू दी नेशन। इसको बनाने में 900 करोड़ का खर्चा आया। हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है, वहाँ पर असल में इस 2G एथेनॉल प्लांट को बनाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हम जैसे एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, ये पोल्यूशन ही करता है और इससे हम लोग जो अपना टारगेट है कि हमको पेट्रोल डीजल इन सब पे डिपेंडेंसी कम करनी है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर 2G एथेनॉल के वो भी आपको समझाना। ठीक है, तो देखो 2G एथेनॉल क्या है, एथेनॉल को बनाने के बहुत तरीके, 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल, 3G एथेनॉल, काफ़ी तरीके जिससे एथेनॉल बनाया जा सकता है। 2G एथेनॉल में हम क्या करेंगे, जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनके जो खेत में जो एक राइस स्ट्रॉ होता है, मतलब जो जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में पराली, जिसको ज़्यादातर किसान क्या करता है उसको जला देता है और उससे कहते हैं कि बहुत पोल्यूशन भी होता है। दिल्ली का जो पोल्यूशन उसमें भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब क्या होगा, उस पराली से, उस राइस स्ट्रॉ को हम लोग यूज़ करेंगे और उससे कन्वर्ट करेंगे उसको एथेनॉल में। ये है 2G एथेनॉल का मतलब। इससे क्या होगा, बहुत सारी वो जो बची हुई पराली उसको जलाया नहीं जाएगा और जो पोल्यूशन हो रहा है दुनिया में उसमें काफ़ी हम कमी ला पाएंगे। ये फ़ायदा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है 1G एथेनॉल और 2G एथेनॉल में फ़र्क क्या होता है। देखो 1G एथेनॉल बनाई जाती है जैसे जब आपने शुगर केन या कॉर्न्स को यूज़ किया, पर वो तो खाने की चीज़ है, उसको तो हम क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, 2G एथेनॉल होती है जब आप इस तरह से जो वेस्ट वगैरह इसको यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट को। ऐसे 3G 4G बहुत तरह से एथेनॉल को बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आप इस न्यूज़ को समझ पाए। तो यहाँ बड़े तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये प्लांट रिसेंटली कहाँ लगाया गया, ये कौन सा जनरेशन था, 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल, 3G एथेनॉल, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग किस में की जाती है, पेट्रोल में कि डीजल में, इसका सही आंसर है पेट्रोल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ हमने खत्म कर ली, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है स्माइल 75 इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, क्यों इस इनिशिएटिव को लेकर आए थे? क्या इससे सबको हाउसिंग फॉर ऑल पूरा करना है 2075 तक? क्या जो हमारी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आनी है? क्या जो लोग जिनको बेग करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है अपनी डे टू डे लाइफ बिताने के लिए, क्या उनको मदद करना यहाँ पर मेन मोटिव है या नन ऑफ दी अबव? तो स्माइल 75 इनिशिएटिव में असल में हम लोग जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक लोग हैं, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ का जो खर्चा है वो निकाल सके, उनको बेग करना पड़ता है, उनको असल में मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्माइल की फुल फॉर्म भी है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये 75 का मतलब है कि 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पर
बेगिंग की प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है, वहाँ पर मदद करना है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आई होप आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को ठीक से समझ पाए। अच्छा क्वेश्चन है, टबैको। टबैको की प्रोडक्शन दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में होती है, ठीक है। इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है दुनिया भर में, इंडिया में भी काफ़ी कंजम्पशन है इसकी। आपसे पूछा रहा है इंडिया में टबैको की का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको इन इंडिया? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है तंबाकू की इंडिया में? यूपी, कर्नाटका, एपी या फिर तमिलनाडु? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र में आपको बाकी स्टेट्स भी बता देता हूँ। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये टॉप प्रोड्यूसर्स हैं टबैको के हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन से पहला बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था 1770 में, क्या इसका नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑथ कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट बैंक जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था 1770 में, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो तब बिल्कुल जो कॉलोनियल टाइम है वो शुरू ही हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे। और 1770 में इस बैंक ने काम करना शुरू किया था। 1832 तक ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने असल में काम किया था, और इसका हेडक्वार्टर्स थे कोलकाता में, ठीक है। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो आरबीआई बना कब था? 1935 में। 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गए थे परमानेंटली, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था किसकी रिकमेंडेशन पे? हंटर कमीशन, लॉर्ड लिंगनथ्रो कमीशन, लॉर्ड विवल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन? इसका बिल्कुल सही आंसर है, आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन ने असल में रिकमेंड किया था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बन जानी चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। रिकमेंड किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेट की जाएगी किस शहर में? तो हमारी कंट्री की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ना, ये बनेगी वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता में। असल में जो हुगली नदी है, ठीक है, उसके नीचे से जो मेट्रो के लाइन है इसको निकाल के लेके जाया जाएगा। तो अंडर वाटर का ये मतलब नहीं कि समुद्र के नीचे से, रिवर के नीचे से निकल के जाएगी मेट्रो, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय जून 2023। तो अगले साल तक ये बनकर पूरी रेडी भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लायन डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड लायन डे, ठीक है। देखो, टाइगर डे होता है 29 जुलाई को, लायन डे होता है 10th ऑफ अगस्त को, और एलिफेंट डे होता है 12th ऑफ अगस्त को। तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज होते हैं तीनों दिन, ठीक है। वर्ल्ड लायन डे हर साल होता है 10th ऑफ अगस्त को। तो दुनिया में लायन स्पीशी की इंपॉर्टेंस समझाना, स्पीशी कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या इनको खतरे हैं, ये सब चीज़ें दुनिया में इसकी अवेयरनेस फैलाना ही मेन मोटिव है वर्ल्ड लायन डे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च की एक स्कीम, इसका नाम है निथाना बीमा। ये जो स्कीम है ये वीवर्स, जो बुनकर जो होते हैं, उनको मदद करने के लिए लेकर आई गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो ये जो स्कीम है इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है टू हेल्प, तो इस स्कीम को लेकर आए हैं तेलंगाना में, टू हेल्प वीवर्स, ठीक है। तो तेलंगाना के आप सीएम देख सकते हो, इनका नाम है के चंद्रशेखर राव, केसीआर, ठीक है, इनको बुलाया जाता है। तो इन्होंने रिसेंटली स्कीम को अनाउंस किया है टू हेल्प वीवर्स या फिर बुनकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली एक 2G एथेनॉल प्लांट हमारी कंट्री में डेवलप किया है? प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो ये जो मतलब पानीपत में किसका प्लांट है? पानीपत में प्लांट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। तो IOCL का जो प्लांट है उसी के अंदर, मतलब बहुत बड़े प्लांट के अंदर एक जगह एक एथेनॉल प्लांट को भी रिसेंटली बना दिया गया। तो IOCL इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आप देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा, हाँ, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो पानीपत में रिफाइनरी है वहाँ पर असल में एथेनॉल प्लांट बनाया गया, ठीक है। लोकपाल, जैसे नेशनल लेवल पे लोकपाल, स्टेट पे लोकायुक्त, तो मेन काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन खत्म करना। तो ये जो लोकपाल का कंसेप्ट है हमने किस कंट्री से लिया है? तो असल में हम जो चीज़ को लोकपाल बोलते हैं इसको दुनिया में ऑम्बुड्समैन, मतलब एंटी करप्शन के नाम से जाना जाता है। और क्या ये ब्रिटेन से लिया, अमेरिका से, स्वीडन से, फ्रांस में? तो असल में एंटी करप्शन में ना दुनिया में सबसे अच्छी जो कंट्रीज़ है वो होती हैं नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो ऊपर कंट्रीज़ है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो वो सबसे अच्छी होती है ऑम्बुड्समैन में, एंटी करप्शन में, और उनमें से एक कंट्री है यहाँ पर स्वीडन। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बुलाया जाता है। स्वीडन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो लोकपाल का कंसेप्ट बोरो किया गया स्वीडन से, और लोकपाल के ऊपर जुडिशियल होती है, MP, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन सब के ऊपर कोई करप्शन का केस है लोकपाल उनको चला सकते हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त स्टेट पे होते हैं।
ये एक्ट पास हुआ था 2013 में बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक जन लोकपाल मूवमेंट शुरू की गई थी अन्ना हजारे जी के द्वारा, उसके बाद ये शुरू हुआ था, ठीक। अगर लोकसभा के स्पीकर को रेजिग्नेशन देना तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कई बार बड़ा ट्रिकी होता है कि कौन किसको ओथ दिलवाता है, कौन किसको अपना रेजिग्नेशन देता है। लोकसभा के स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो अगर जो लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो जो डेप्यूटी स्पीकर है उनको अपना रेजिग्नेशन देकर जा सकते। इंटरनेशनल बायोफ्यूल डे रिसेंटली दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया, किस डेट को होता है? तो इसी डेट को वो जो 2G एथेनॉल प्लांट है ना पानीपत में, उसको इनॉग्रेट किया गया था 10 अगस्त, 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे दुनिया भर में, ठीक है। बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल जो एनवायरमेंट को किसी भी तरह से हार्म नहीं करता, ठीक है, ये होता है बायोफ्यूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ये हमारी कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर होता है, ऐसे बैंकिंग का RBI, ऐसे ही IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर। क्या इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली या कोलकाता? इसका बिल्कुल सही आंसर है IRDAI के हेडक्वार्टर्स हैं इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो IRDAI फाउंड किया गया था 1929, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और रेगुलेटरी बॉडी PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये पेंशन की जो मार्केट है उसका रेगुलेटर होता है। इसके हेडक्वार्टर्स का है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या न्यू दिल्ली? तो PFRDA के हेडक्वार्टर्स असल में है न्यू दिल्ली। तो हमारी कंट्री में ना फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को बुलाया जाता है, ज़्यादातर फाइनेंशियल बॉडी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में, पर कुछ कुछ एक्सेप्शन भी, जिसमें से ये जैसे PFRDA, IRDAI, जहाँ ये एक्सेप्शन है वहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो PFRDA हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, फाउंड किया गया था 2003, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आज की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्वेश्चंस मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी आगे के सेट्स के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।